Hello friends, welcome to another video of Code Easy with me. In this video, we will be discussing structures in C. In our previous video, we have seen the usage of array in various programs in which we have studied integer arrays, real value arrays and character array, which are also known as strings. Also, how can we make multidimensional array in C? Now, there are some limitations in array, like if we would wish to store more than one kind of data, then how it can be achieved. To overcome such limitations, we have introduced structures. Now let's have a look. देखिए, अभी तक जो हमने एरे की बात की थी, उस एरे के अंदर जो भी हम चीज़ें स्टोर कर रहे थे वो सिमिलर डेटा टाइप्स की थी. मान लीजिए अगर हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे थे तो वो कैरेक्टर टाइप की थी, अगर इंटीजर टाइप की स्टोर कर रहे थे तो वो इंटीजर टाइप की थी. अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की, तो स्ट्रक्चर्स क्या करता है, बेसिकली हमें अलाउ करता है कि हम मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को स्टोर करें एक प्लेस पे विद एन ईज. तो देखिए, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चला है कि जैसे हम एक बुक की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक बुक के अंदर जैसे उसका नेम स्टोर करना है, फिर हमें उस बुक का प्राइस भी स्टोर करना है, फिर हमें ये स्टोर करना है कि उस बुक के अंदर कितने पेजेस आते हैं. तो ये सब चीज़ें अगर हमें स्टोर करनी है, और ऐसे मान लीजिए हमें 5 बुक्स का डेटा कलेक्ट करना है, तो ये हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ये हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स. तो ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा हमारे रियलिस्टिक हैं, वो हमें ज़्यादा रियल लाइफ सिनेरियोज में हेल्प करते हैं. अब देखिए, या तो हमारे पास एक तरीका ये था कि हम क्या करें, जो हम 3 चीज़ें हमें जो स्टोर करनी है, नेम और प्राइस और जो पेजेस स्टोर करने हैं, या तो हम वो तीनों अलग अलग एरे बना के और उनमें स्टोर कर दें. बट अगर हमें वो तीनों अलग अलग एरेज में नहीं स्टोर करना है, और अगर हम 3 एरे बनाते हैं तो इट विल टेक मोर मेमोरी, और अगर हमें 3 एरे बनाने से भी बचना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे. अब देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं. तो पहले तो एक छोटी सी डेफिनेशन है. स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर डेटा टाइप्स. मतलब कोई भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ग्रुप है सिमिलर या डिसिमिलर डेटा टाइप्स के ऑब्जेक्ट का. तो देखिए, अब यहाँ पे हमने ये जो अपना आप देख रहे हैं प्रोटोटाइप हमने लिया है, यहाँ पे हमने एक डिक्लेरेशन दिखाई है. तो इसके अंदर हमने सिंपली क्या करा है, स्ट्रक्ट जो हमारा एक कीवर्ड है, और उसके बाद हमने अपने स्ट्रक्चर को नाम दे दिया यहाँ पे बुक, और फिर उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन की है. डेफिनेशन किस तरीके से की है कि हमने उसमें बोला एक उसके अंदर हमारा एलिमेंट होगा जो कैरेक्टर टाइप का होगा, जो बेसिकली बुक का नेम होगा. फिर हमने सेकंड चीज बोली है कि एक हमारे पास रियल वैल्यू होगी प्राइस, जो उसका सेकंड एलिमेंट होगा. और थर्ड हमने क्या बोला है कि इंटीजर टाइप का होगा, जो होंगे किसी भी बुक के पेजेस. और ये इस तरीके से यहाँ पे हमने इसका डिफाइन कर दिया है. अब बट यहाँ पे अभी तक जो पार्ट है दिस विल रिमेन कॉमन, चाहे आपको एक बुक के लिए डेटा स्टोर करना हो या आपको n नंबर ऑफ बुक्स के लिए डेटा स्टोर करना हो. अब क्या आता है, जो हमने अपनी डिफाइंड डेटा टाइप बनाई है, अब हम इसके वेरिएबल्स बनाएंगे. जैसे मान लीजिए हमने स्ट्रक्ट बुक बनाया, अब हमने उसका एक वेरिएबल b1 बना लिया, एक उसका वेरिएबल b2 बना लिया, एक उसका वेरिएबल b3 बना लिया. हम सो ऑन n नंबर ऑफ वेरिएबल्स इस बुक के बना सकते हैं. तो देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या करा है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रक्ट बुक. ठीक है, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं. वो एलिमेंट क्या क्या है, नेम, प्राइस और पेज. और हमने उस ही एलिमेंट यूजर डिफाइंड जो हमने डेटा टाइप बनाया है, उसके हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं, b1, b2 और b3. ठीक है, अब हर वेरिएबल के अंदर हमारे पास में तीनों चीजें स्टोर करने का ऑप्शन होगा. b1 के अंदर भी हम नेम, प्राइस और पेजेस स्टोर कर सकते हैं. सिमिलरली b2 के अंदर भी हम तीनों चीजें स्टोर कर सकते हैं. और इन अ सिमिलर मैनर जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे इस स्ट्रक्चर के, उन सारे ही वेरिएबल्स के अंदर हम ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. तो देखिए, एक यहाँ पे हम प्रोग्राम देख लेते हैं. तो एक बार हम प्रोग्राम देखने के लिए क्या करते हैं, एक प्रोग्राम नया क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, और सिंपली मैं उसका नाम दे देता हूँ struct डॉट सी. तो देखिए, struct डॉट सी मैंने दे दिया जैसे हमारा नॉर्मल रहता था, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच. हमने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया. उसके बाद INT मेन हमने ले लिया है. उसके बाद हमने रिटर्न 0 यहाँ पे दे दिया है. अच्छा, इसके बाद में देखिए अभी कुछ डिफिकल्ट नहीं है. जैसे मैंने आपको बताया हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रक्ट जो है हमारे पास कीवर्ड है, और यहाँ पे मैंने बुक नाम दे दिया है उसको. अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले कैरेक्टर ले लेता हूँ, बुक का नेम, और मैं ले लेता हूँ
फ्लोटिंग टाइप में बुक का प्राइस, और तीसरी वैल्यू मैं ले लेता हूं इंटीजर टाइप में पेज। ठीक है, अब ये बिल्कुल सिंपल है यहां तक, अभी तक इसमें, और ये हमने यहाँ पे अपना जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है वो क्रिएट कर लिया है। अब इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का जो है हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे। तो मैं एक वेरिएबल b1 बना देता हूं, एक b2 बना देता हूं और एक b3 बना देता हूं। तो यहां पे हमने क्या करा, 3 वेरिएबल इसके बना लिए हैं। ठीक है, अब जैसे हम नॉर्मली कहीं पे काम करते थे वैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूं printf और इसके अंदर एंटर द नेम ऑफ बुक 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दिया और यहाँ पे मैंने scanf करवा लिया। यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, आपका परसेंट, पहले हमें क्या स्कैन कराना है, पहले हमें यहाँ पे कैरेक्टर स्कैन कराना है और ये हमें कहाँ पे स्टोर करवाना है। अब देखिए यहाँ पे b1 डॉट नेम में हमें इसको स्टोर करवाना है। देखिए b1 से हमें क्या है, b1 से हमने वो वेरिएबल को यूज किया है जो हमने डिक्लेयर किया था अपनी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का, और उसके किस एलिमेंट को हमें यहाँ पे डेटा एंटर करवाना है, तो वो है नेम। नेम में हमें ये डेटा एंटर करवाना है। अब सिमिलरली जो है सारी ही, मतलब जैसे ये सेम डेटा मैं printf या हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको इन अ गो भी यूजर से ले सकते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं एंटर द नेम ऑफ बुक, एंटर द नेम कॉमा प्राइस एंड पेजेस ऑफ बुक 1। यहां मैंने दे दिया %c हमारा कैरेक्टर नेम को कर लेगा, उसके बाद %f हमारा रियल वैल्यूज के लिए और %d हमारा इंटीजर के लिए, और यहां पे सिंपली मैंने क्या दे दिया, अब इसके बाद कॉमा एंड b1 डॉट, यहां पे मैं दे देता हूं प्राइस कॉमा एंड b1 डॉट पेज, यहां पे मैंने दे दिया सिंपली। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने एक बुक के लिए ये डेटा जो है एंटर करा लिया। अब सिमिलरली ये वाली हम जो है डेटा को 3 बुक्स के लिए एंटर करवा सकते हैं, और मैंने सिंपली क्या करा है, इसको 3 बारी एंटर करवाने के लिए बुक 1 की जगह मैं यहाँ बुक 2 कर दूंगा, और यहाँ पे सिमिलरली मैं बुक 3 कर दूंगा। जहां पे b1 डाला है यहाँ पे b2 डाल दूंगा। और ये मैंने बुक 3 के लिए भी पूरा आपका डेटा बना दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस सेम डेटा को अब हम प्रिंट भी करा सकते हैं, printf नेम ऑफ बुक 1, या फिर मैं क्या करता हूं यहाँ पे नेम, पहले मैं दे देता हूं यहाँ पे नेम और फिर मैं \t और फिर मैं दे देता हूं यहाँ पे नेम के बाद में प्राइस और फिर मैं दे देता हूं पेजेस। ठीक है, और ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं पहले एक \n भी दे देता हूं। अब मैं यहाँ पे printf में जाके आप लोगों के लिए इस बुक का जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया था, जो हमारा सिंपली क्या था, %c %f %d, ये वाला जो डेटा हमने कलेक्ट किया था ये मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ में मैं इसको ओके, और यहाँ पे हमें अब प्रिंट करवाने के लिए सिंपली क्या करना होगा, b1 डॉट नेम, b1 डॉट प्राइस, b1 डॉट पेज। ओके, यहाँ पे सब क्लियर है। सिमिलरली हमारा जो 2 बुक के लिए है वो ये डेटा हम 2 बार और प्रिंट करवा लेंगे यहाँ पे, और जहाँ पे हमने b1 डाला है यहाँ हम b2 डाल देंगे, और जहाँ हमने b1 डाला है ये b3 हो जाएगा। दिस इज़ फॉर b2, दिस इज़ फॉर b2 अगेन,
ये आपका B3 के लिए हो जाएगा और ये आपका B3 के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने किया क्या है, जो हमने एक ऑलरेडी डिफाइन, अच्छा पहले हम एक बार इस प्रोग्राम को रन कराने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम एक बार इसको समझेंगे कि हमने यहाँ पे क्या अचीव किया है। ठीक है, तो पहले मैं इसको कंपाइल करा लेता हूँ सिंपली GCC और हमारा प्रोग्राम का नाम है struct.c। तो मैंने कंपाइल करा लिया, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब मैं एक बार इसको रन करता हूँ। अब वो हमसे बोल रहा है एंटर द नेम, प्राइस एंड पेजेस ऑफ बुक 1। तो जैसे मान लीजिए मैं बुक 1 का नाम डाल देता हूँ कोडिंगो। ओके, कोडिंगो मैंने पहली बुक का नाम डाल दिया है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसमें, तो अभी देखिए हमने अपना प्रोग्राम जो है वो बना लिया है और हम इसको रन करने की यहाँ पे एक ट्राई करते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, GCC जो हमारा प्रोग्राम का नाम है struct.c, और इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक बुक का नाम देना है, प्राइस देना और पेज देना है। तो मैं बुक का नाम यहाँ पे A दे देता हूँ और बुक का मैं मान लीजिए प्राइस यहाँ पे देता हूँ 25.00 और मैं पेजेस दे देता हूँ 653। अब वो सेम मेरे को पूछ रहा है सेकंड बुक के लिए। सेकंड बुक का नाम मैंने B दे दिया और थर्ड बुक का नाम मैंने यहाँ पे C दे दिया। एज नाउ यू हैव सीन कि वी वर ट्राइंग टू रन आवर प्रोग्राम, बट उसमें हमें कुछ एरर्स मिल रहे थे। तो अभी एक बार जो एरर मिल रहे थे वो हमारा एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड डाल के ठीक हो गए हैं, बट उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम एक बार फिर से प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम था GCC और प्रोग्राम का नाम था struct.c, हमने इसको रन किया है। अब इसके बाद देखिए एक हम नॉर्मल अपना रन करते हैं। तो ये हमसे कह रहे हैं एंटर द नेम, प्राइस, पेज ऑफ बुक 1। तो मैंने A अभी बुक 1 का नाम ले लिया और मैंने उसका प्राइस 2 जैसे सपोज 2 रख लिया है और उसके अंदर 36 पेजेस हैं। सिमिलरली B मैंने बुक 2 का नाम ले लिया है, उसका प्राइस मैंने 3 रख लिया और पेजेस उसके अंदर 46 हैं। बुक 3 का नाम मैंने C रख लिया है, पेज उसके अंदर मान लीजिए मैंने मान लिया उसकी कॉस्ट 5 रुपीज़ है और जो उसके प्राइजेस जो पेजेस हैं उसके अंदर वो 98 है। तो देखिए अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा डेटा जो है A, B और C बुक्स का वो क्लियरली डिस्प्ले हो गया है। तो चलिए एक बार हम इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम जो है वो काम करता है और क्या कुछ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थी जिसकी वजह से हमें एरर आ रही थी। तो देखिए सबसे पहले हमने नॉर्मल एक प्रोग्राम जैसे बनाते हैं अपना हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हुए बना लिया है। उसके बाद हम मेन में आ गए और जैसे हमने बताया था कि हमने एक यूजर डिफाइंड यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने की कोशिश, यूजर डिफाइंड हमने एक जो है अपने एंटिटी क्रिएट करने की कोशिश किया। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट को डिफाइन कर लिया है और स्ट्रक्ट बुक के अंदर जाके हमने जो है 3 तरह के उसके अंदर हम वैल्यूज रखने वाले हैं। एक कैरेक्टर वैल्यूज होगी जो बेसिकली उसका नाम है, दूसरी वैल्यू उसके अंदर जो होने वाली है वो है उसका प्राइस और तीसरा होने वाला है पेज। और फिर हमने ये जो यूजर डिफाइंड था इसका हमने क्या करा है कि इसके लिए हमने 3 वेरिएबल्स बना लिए हैं, B1, B2, B3। तो यूजर डिफाइन स्ट्रक्चर के हमने वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए B1, B2, B3। अब देखिए उसके बाद में यहाँ पे क्या है, अभी हमने इंटीजर लेके रखा है यहाँ पे DH, या आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे आता है printf। अब हमने क्या करा है, एंटर द नेम, प्राइस एंड पेजेस ऑफ बुक 1, और उसके बाद में हमने वैल्यू नॉर्मली स्कैन कराई है %C, %F और %D, क्योंकि हमारा कैरेक्टर वैल्यू है फर्स्ट, उसके बाद हमारा रियल वैल्यू है, उसके बाद हमारा इंटीजर वैल्यू। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमने यहाँ पे बी, नॉर्मली हम जब यूज करते हैं उसमें हम डॉट ऑपरेटर का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने B1 डॉट नेम लिया है। तो यहाँ पे क्या है, जब भी आप किसी स्ट्रक्चर के एलिमेंट को यूज करना चाहते हैं या आप उसके किसी भी वेरिएबल में डेफिनेशन देना चाहते हैं, तो जिस भी वेरिएबल का आप यूज करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे B1 का हमने यूज किया और उसका कौन सा एलिमेंट आप फिल करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे नेम फिल करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे B1 डॉट नेम दे दिया है। सिमिलरली नेक्स्ट केस के अंदर हमने क्या करा है, कॉमा एंड, जो कि एड्रेस के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद B1 हमने स्पेसिफिकली B1 वेरिएबल का, अब हमें प्राइस की बात करनी है तो डॉट प्राइस कर दिया है। सिमिलरली जब हम तीसरा अपना पेज देना चाहते हैं तो कॉमा एंड B1 डॉट पेज दे दिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे हमने एक वाइल लूप का यूज किया है। तो यहाँ बेसिकली हमने वाइल लूप का यूज इसलिए किया है ताकि जैसे ही, देखिए अभी क्या हो रहा था, प्रोग्राम में क्या एरर आ रही थी,
जैसे जब भी हम वैल्यूज एंटर कर रहे थे तो वो डायरेक्टली हमारा क्या है, सारी वैल्यूज हमसे लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वो क्या कर रहा था, जैसे पहले उसे हमसे नॉर्मली स्कैनएफ की वैल्यूज लेनी चाहिए, फिर उसे प्रिंट करना चाहिए एंटर द नेम प्राइस एंड पेजेस ऑफ बुक टू, और फिर उसे उसकी वैल्यूज लेनी चाहिए, फिर थर्ड वैल्यू लेके और फिर उसके बाद उसे रिजल्ट प्रिंट करना चाहिए। बट वो हमारे केस में ऐसा नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा था, डायरेक्टली यहाँ पे स्कैन करवाने की बजाय वो जंप कर जाता था। वो ऐसा क्यों कर रहा था, जब हमने यहाँ पे फर्स्ट एंटर प्रेस किया था, एक वैल्यू डालने के बाद में हमने एंटर प्रेस किया था, तो उससे उस एंटर की वजह से ये पूरा मान लिया था कि हमने फर्स्ट वाला एंटर को, मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू एंटर कर दिया, और सेकंड जब हमने एंटर प्रेस किया तो उसने उसको सेकंड वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर लिया, और जब हमने थर्ड एंटर प्रेस किया तो वो थर्ड वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर लिया। और ये डिफरेंस भी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि बफर के अंदर एक ही एंटर बचे और वो आपका किसी एक ही वैल्यू के लिए उसे माने। तो ये जो जब हम एंटर प्रेस कर रहे हैं और ये बफर में रह जाता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम बफर को क्लियर करते हैं। और बफर को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे छोटा सा वाइल लूप का यूज करते हैं। वाइल लूप के अंदर जो हमने इंटीजर ऊपर डिक्लेयर किया था हम वो करते हैं, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम फेच करते हैं कि जो हमारा गेट कैरेक्टर एक कमांड है, हम गेट कैरेक्टर फंक्शन का यूज करते हैं टू गेट द कैरेक्टर ऑन दी कमांड स्क्रीन, जो भी हमने एंटर किया है कैरेक्टर वो गेट करने के लिए। और हम ये कह रहे हैं कि जब तक वो गेट कैरेक्टर हमारा एंटर ना हो तब तक ये हमारा लूप चलता रहे। तो इससे क्या होगा कि वो पूरा जो हमारा बफर है वो क्लियर हो जाएगा। सिंपली बफर को क्लियर करने के लिए हम ये कमांड का यूज करते हैं। तो चलिए अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारा सिंपली अब यहाँ बफर क्लियर हो जाएगा तो वो हमारा डिस्प्ले करेगा प्राइस पेजेस ऑफ बुक टू, और फिर हम उसकी वैल्यूज डालेंगे सिमिलर तरीके से जैसे हमने ऊपर डाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल b2 को हमें एक्सेस करना है तो b2 डॉट नेम एक्सेस हो जाएगा। सिमिलरली b2 के प्राइस को एक्सेस करना है तो b2 डॉट प्राइस हो जाएगा, और सिमिलरली b2 डॉट पेज हो जाएगा। यही हम b3 के लिए भी करेंगे। अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे b4 होता, b5 होता, तो सिमिलरली आप सबके लिए यही करते हैं। अब बात आती है डिस्प्ले की। जब हमें यहाँ पे वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है तो जैसे हमने वैल्यूज को एंटर करवाया था एड्रेस प्रोवाइड करके एंड b1 डॉट नेम, उसकी जगह पे हम सिंपली b1 डॉट नेम, b1 डॉट प्राइस, b1 डॉट पेज से जो हमारा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के हम उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यूज हम प्रिंट करवा सकते हैं। ये आप किसी भी जो भी हमारे वेरिएबल जो हमने डिफाइन किए स्ट्रक्चर के केस में आप उन सब के लिए कर सकते हैं। तो देखिए एक बार हम इस चीज को देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे अभी क्या देखा कि हमने अपना ये जो प्रोग्राम था वो देख लिया। जो हमारा यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था स्ट्रक्चर, उसके हमने वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए और उन वेरिएबल्स का हमने यूज कर लिया। आप देख सकते हैं नॉर्मल हमने जब ये प्रोग्राम को यहाँ पे लिखा है तब हमने यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज नहीं किया है, बट इन सम केसेस ये प्रॉब्लम देता है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम के अंदर एरर ना आए। और यहाँ पे डॉट ऑपरेटर्स का भी जैसे हमने एक्सप्लेनेशन में बताया कि जो डॉट ऑपरेटर्स है वो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया है उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे स्ट्रक्चर का एक बेसिक प्रोग्रामिंग और बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो हमने बात की वो हमारा एक नॉर्मल हमने एरे की बात की, अभी हमने नॉर्मल एक स्ट्रक्चर की बात की थी जिसमें हमने b1 b2 ऐसे सो ऑन एलिमेंट्स बनाए थे। बट अब मान लीजिए कि अगर आपको यही सेम काम, आप ये चाहते हैं कि आपको यही सेम काम 15 बुक्स के लिए करना है या 20 बुक्स के लिए करना है, तो इस केस के अंदर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप एक सिंगल यहाँ पे वेरिएबल्स को क्रिएट करते रहें और उसे यूज करते रहें। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जैसे आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया था वैसे ही यहाँ पे आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। और एरे क्रिएट करने के लिए क्या होगा, जैसे आपने नॉर्मली स्ट्रक्ट को यूज किया था पिछली बार भी, स्ट्रक्ट बुक, और उसके बाद जहां पे आपने नॉर्मल वेरिएबल b1 b2 डिफाइन किए थे वहां पे आप एक एरे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एरे डिफाइन कर दिया b10 b जिसका साइज है 10। अब यहाँ पे 10 से क्या होगा, क्या बेसिकली यहाँ पे 10 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे टू स्टोर दी वैल्यू ऑफ 10 बुक्स। यहाँ पे हमारे 10 स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो जाएंगे जिसके अंदर हमारे पास कैरेक्टर प्राइस, मतलब नेम प्राइस और पेजेस स्टोर करने का ऑप्शन रहेगा। और जो इसमें हम b0 जो होगा वो हमारा 0th एलिमेंट्स को रेफर करेगा। तो चलिए इसकी एक बार हम प्रोग्रामिंग देख लेते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक बना हुआ प्रोग्राम है, मैं उसको देख लेता हूँ। जैसे आपने लास्ट प्रोग्राम के अंदर देखा था, हमने अपना हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया था, उसके बाद हम मेन के अंदर गए थे, फिर हमने देखा था यहाँ पे बुक का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था जिसमें नेम, प्राइस और पेज हमने लिया है। पिछली बार जो हमने नेम लिया था वो नॉर्मल टाइप का था, तो उसके अंदर हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर डाल सकते थे जैसे A B या C,
अब जनरली बुक्स का नाम थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो उस चीज को कंसिडर करते हुए मैंने यहाँ पे कैरेक्टर नेम से उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। मैंने एक सिंपली क्या करा है यहाँ पे एक एरे ले लिया या एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया है इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर। दूसरा हमारा प्राइस है और तीसरा हमारा पेज आ जाता है। लास्ट टाइम हमने जो B1, B2, B3 इस टाइप से सो ऑन क्रिएट किया था, इस बार मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे मैंने एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, जिसके अंदर अभी के लिए मैंने तीन एरे ऑफ साइज 3 बनाया है, जिसके अंदर हम 3 बुक्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब सिंपली आगे आ जाते हैं। फिर मैंने क्या किया, एक लूप चलाया है 0 से लेके और 2 तक के लिए, ताकि हम इसके अंदर जो भी डेटा है बुक B0, B1, B2 का, वो हम स्टोर कर पाए। तो यहाँ पे मैंने पहले नेम, प्राइस और पेज ऑफ द बुक प्रिंट करवा दिया है, मतलब यूजर से इनपुट मांगने के लिए। और उसके बाद मैंने वो वैल्यूज को स्कैन करवा लिया, और वैल्यूज को स्कैन करवा के सिमिलरली क्या करा है, आपका जो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम था उसके अंदर में, मतलब जैसे अभी हमने जब लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने b1.name, b1.price, b1.page किया था। यहाँ पे हमने bi कर दिया है, और i की वैल्यू कहां से आ जाएगी, हमारे फॉर लूप से। जब फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पे वैल्यूज b0.name, b0.price और b0.page हो जाएंगी। जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो b1.name, b1.price, b1.page हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड टाइम जब चलेगा तो b2.name, b2.price और b2.page हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हमारा ये वाली चीज क्लियर हो गई, और यहाँ से आप देख रहे हैं फिर से हमने अपना वही वाली उसको क्लियर करने के लिए, जो बफर में एंटर रह जाता है उसको क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे इसको फिर से यूज किया है। और अब इसके बाद में अब हम नेक्स्ट अपना जो है इसके बाद देख लेते हैं एक बार कि हमें किस तरीके से इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं, टू हैव अ लुक कि हमारा ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता हूँ। GCC एरे स्ट्रक्ट नाम का इसका प्रोग्राम है हमारा, GCC एरे स्ट्रक्ट। तो मैंने कंपाइल कर लिया। अब इसको रन करने के लिए हम जाते हैं। अब वो हमसे पूछ रहा है एंटर द नेम, प्राइस एंड पेजेस ऑफ द वन बुक, मतलब फर्स्ट बुक का वो हमसे पेज पूछ। तो मैंने इसका नाम डाल दिया, जैसे सपोज फॉर दैट मैटर मैं इसका नाम डालता हूँ कोडी। कोडी इज द नेम ऑफ द बुक, और मैं इसका वैल्यू डाल देता हूँ 56.50, और इसके अंदर मैं पेजेस डाल देता हूँ 365। अब उसने हमसे सेकंड बुक के लिए पूछा है। अब इसका नाम मैं डाल देता हूँ रीड, और इसका प्राइस मैं डाल देता हूँ 36 रुपीज़ का, और इसके अंदर पेजेस में डाल देता हूँ 987। अब तीसरी बुक का मैं नाम डाल देता हूँ YTB, और इसका जो है प्राइस में डाल देता हूँ 56, और इसके अंदर जो मैं पेजेस हैं वो डाल देता हूँ 420। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या करा है, हमारा जो है इसको बता दिया है नेम बुक का कोडी है, प्राइस इसका 56 है और पेजेस 365 है, और ये सो ऑन इसने तीनों बुक्स का हमारा जो डेटा है वो डिस्प्ले भी करवा दिया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर B1, B2, B3 3 अलग अलग वेरिएबल बनाए थे, और बार बार हमें प्रिंट की और स्कैन की कमांड लिखनी पड़ रही थी, वो यहाँ पे हमारा सब इजीली हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें 15 बुक्स के लिए करना हो, अगर हमें 20 बुक्स के लिए करना हो, तो सभी के लिए बहुत इजीली यहाँ पे हम कर सकते हैं, और ये बहुत इजीली इस तरीके से हो सकता है। और इसके लिए आपको बार बार से एक एक स्पेसिफिक वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। बार बार हर एक वेरिएबल में एंट्री डेटा स्कैन करवाने या प्रिंट करवाने के लिए आपको बार बार लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमारा ये क्लियर हो गया कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर जो है हमारा प्रोग्रामिंग में हमें बहुत ईजी कर देता है, और हमें मल्टीपल वेरिएबल नहीं लिखने पड़ते, और हमारा टाइम भी सेव होता है। चलिए ये हमने जो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स वाला है ये एग्जाम्पल हमने चेक कर लिया ऑलरेडी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब देखिए अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा, उसके जो हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, अब उसके बारे में कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में कोई उसके लिए स्पेस रिजर्व नहीं करता, वो एक खाली फॉर्म बना देता है। जैसे मान लीजिए जब हमने नॉर्मली लिखा स्ट्रक्ट, और जैसे हमने एक नॉर्मल पार्ट लिखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक बार अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक छोटी सी हमें एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला पार्ट जब भी लिखा, जब मैंने पूरा पार्ट लिखा और इस पार्ट को मैंने यहाँ तक लिखा, तो अभी इसने मेमोरी में कोई स्पेस एलोकेट नहीं किया है, अभी इसने सिर्फ एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, इसने एक फॉर्म किया है जिसके अंदर आप डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज तो ये हमें समझ में आती है। दूसरी चीज क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने डिक्लेरेशन किया था वेरिएबल्स का, वो जो हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का जो हमने वेरिएबल बनाए थे,
वो और जो हमारा डेफिनेशन है हम इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं कि हम सिंपली मान लीजिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके अंदर हम जाते हैं, उसके अंदर और जहां पे हमने लास्ट एग्जांपल में आपने देखा था हमने क्या किया था, हमने दिया था स्ट्रक्ट, फिर जो भी हमारे स्ट्रक्चर का नाम था, जैसे हमारे स्ट्रक्चर का नाम था बुक, उसके बाद हमने दिया था B1 B2 B3, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं सिंपली स्ट्रक्ट बुक, जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर है तो इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली B1 B2 B3 भी लिख सकते हैं। तो इट विल ऑल्सो वर्क, ये सेम ही होगा जैसे हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने देखा था, जैसे आपने इस एग्जाम्पल में देखा था। तो अगर हम ये वाली चीज यहाँ से ओमिट कर देते हैं और इसको सीधा B10 यहाँ पे लिख देते हैं तो ये भी हमारा जो है लीगल होगा। बस इस केस में हमें यहाँ पे सेमीकोलंस नहीं लगाने होंगे और सीधा इसके साथ ही हमें यहाँ तक ये डिक्लेरेशन करके ही सेमीकोलंस लगाने होंगे। चलिए, अब ये तो एक तरीका हमने देखा और हमारे पास कुछ और भी तरीके हैं जिनके थ्रू हम जो है इस स्ट्रक्चर के अंदर जो वैल्यूज है वो इनपुट करवा सकते हैं। जो हमने वेरिएबल्स बनाया उनको हम वैल्यूज दे सकते हैं। वो किस तरीके से दे सकते हैं, देखिए डेफिनेशन अभी तक हमें क्लियर हो गया है कि हम किस तरीके से एक डेफिनेशन कर रहे हैं। और अब हम बात डिक्लेरेशन के लिए कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया नॉर्मली जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे थे, इसके बाद अभी हम नॉर्मल केसेस में क्या करते थे, हम स्ट्रक्ट बुक B1, B2, B3 सो ऑन लेते थे। अब यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीज क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम एक स्ट्रक्ट बुक B1 लेके और उसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं, जैसे हम एरे के अंदर एक वैल्यूज देते थे, सिमिलर टाइप में हम इसके अंदर भी वैल्यूज डाल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। आप देख रहे हैं B1 के अंदर हमने बेसिक 130 और 550 डाल दिए, B2 के अंदर हमने फिजिक्स 150 और 800 डाल दिया है। तो ये वाली वैल्यूज जब आप B1 डॉट नेम, B1 डॉट प्राइस, B1 डॉट पेज करके प्रिंट करवाएंगे तो ये हमारी वैल्यूज भी प्रिंट हो जाएंगी। एंड दिस इज ऑल्सो अ वे टू एंटर द वैल्यूज इन दी स्ट्रक्चर। अब देखिए तीसरे इसके अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रक्ट बुक B3 और 0 लिख दिया है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइंड चीजें होती हैं जैसे नेम, प्राइस और पेजेस, तीनों ही इस केस में 0 एंटर हो जाएंगी। अगर इसमें आपको अलग अलग से इंडिविजुअल एलिमेंट को 0 वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। जब आप इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं 0 तो तीनों ही हमारी जो चीजें हैं उनको 0 वैल्यू असाइन हो जाती है। इसमें आपको अलग अलग से जाके और उसको 0 इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं रहती है। तो अब चलिए ये वाला चीज हमारा क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं स्टोरेज कैसे होता है स्ट्रक्चर एलिमेंट्स का। जैसे आपने एरे के केस में देखा था कि हमारे जो स्ट्रक्चर, जो हमारे एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंशियली स्टोर होते हैं। सिमिलर मैनर में जो हमारे स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं वो भी कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस में ही स्टोर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी मेमोरी दैट दे यूज। जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने नेम अगर कैरेक्टर टाइप का लिया है तो कैरेक्टर आपका 1 बाइट मेमोरी यूज करता है तो वो 65518 पे स्टोर हो जाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं प्राइस की, तो हमने प्राइस यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू लिया है तो वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज करता है तो वो 65519 से 65523 तक वो स्टोर हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं इंटीजर की, तो सिमिलरली इंटीजर है हमारा, पेजेस इंटीजर में लिया है तो वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज करता है तो वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेके स्टोर हो जाएगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सभी कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, मतलब जैसे ही फर्स्ट की मेमोरी लोकेशन खत्म होगी वैसे ही सेकंड की शुरू हो जाएगी। इस तरीके से मेमोरी में स्टोर होते हैं। चलिए अब एक चीज हमने ये देख ली है। अब अगर हम चाहें तो जैसे हम नॉर्मली एड्रेस प्रिंट करवाते थे, यहाँ पे भी हम एड्रेस प्रिंट करवा सकते हैं। ये एक बेसिक सा हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है जिसके अंदर बुक, आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया है बुक का और उसके अंदर आपने उसमें डेटा यहाँ पे जो है उसका डिफाइन करवा दिया B130 और 550 और उसके बाद आपने एड्रेसेस को प्रिंट करवा लिया है। ये सिंपली जो हमने लास्ट अपना उसमें डिस्कशन में देखा उसी तरीके से आपके एड्रेसेस आ जाएंगे। ये कोई मतलब इसमें सिंपल कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस में ही स्टोर होते हैं जैसे मैंने बताया आपको, और डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का आपका जो एलिमेंट है, जैसे नेम हमारा कैरेक्टर टाइप का है तो वो 1 बाइट लेगा और हमारा जो प्राइस है वो हमारा फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है तो हमारा 4 बाइट्स कंज्यूम करती है और हमारा इंटीजर जो है वो आपका जो है 4 बाइट्स कंज्यूम करता है। तो उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे रिजल्टेंट आपको दिख जाएगा। जैसे अभी तक हम दूसरी चीजों के एड्रेसेस को फेच करते हैं वैसे हम सिंपली इसका एड्रेस भी फेच कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है कॉपिंग ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। अभी तक हमने जो बात की थी उसमें या तो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को हमने यूजर से इनपुट करवाया था या हमने जो हमारे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं उन्हें प्रोग्राम में जब हम प्रोग्राम बना रहे थे तो उस टाइम पे हमने उन्हें डिफाइन कर दिया था। अब मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है, जैसे अभी तक पीछे भी था, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर ले लिया एम्प्लॉइज का जिसके अंदर हमने उनका नेम, एज और सैलरी स्टोर करवाया।
और हमने क्या करा है कि उसके अंदर हमने 3 वेरिएबल बनाया। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक E1 वेरिएबल बनाया जिसकी हमने वैल्यूज डिफाइन कर दी हैं, और हमने 2 वेरिएबल E2 और E3 भी बनाए हैं यहाँ पे। तो देखिए E1, E2 और E3 यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं। अब हम चाहते हैं जो हमारा डेटा E1 में है वो ही सेम डेटा हमारा E2 में भी हो जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमारा E1 डॉट जो हमारा मतलब E2 का डेटा है उसको E1 में हमें कॉपी करना है। तो पहले हम E2 डॉट नेम और E1 डॉट नेम को स्ट्रिंग कॉपी की हेल्प लेते हुए कॉपी करवा देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक डिस्कशन शुरू होता है कि जैसे हम E2 डॉट एज इज इक्वल टू E1 डॉट एज कर रहे हैं, E2 डॉट सैलरी इज इक्वल टू E1 डॉट सैलरी कर रहे हैं, वैसे ही हम E2 डॉट नेम को इज इक्वल टू E1 डॉट नेम क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों गलत है असाइनमेंट। अब देखिए इसको समझने के लिए सिंपल सी चीज है, जो हमारा नेम है वो एक एरे है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं, आपको पता है जब हम 1D एरे में, जब भी हम किसी एरे में सिंपली उसका नेम लिखते हैं और उसके इंडेक्स वैल्यू नहीं लिखते, तो हम क्या देते हैं, एक एड्रेस देते हैं और हम क्या देते हैं, उसका नेम देते हैं। अब आपको पता है कि सी में आप किसी एरे का नेम चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप एरे का नेम चेंज नहीं कर सकते, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो आप उसको कोई वैल्यू कैसे असाइन करवा सकते हैं। तो इस केस में जो हमारा नेम है वो एक एरे है, वो एक स्ट्रिंग का नेम, जो मतलब नेम है हमारे यहाँ पे, वो एक एरे है, और आप किसी भी एरे के नेम को कोई वैल्यू असाइन नहीं करवा सकते। तो इसीलिए जब आप E2 डॉट नेम इज इक्वल टू E1 डॉट नेम करने की कोशिश करते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो इसके लिए दोनों स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए आपको पता है हमारे पास में सिंपल एक आइडिया होता है, सिंपल एक फंक्शन है strcpy, जिसके अंदर हमने E2 डॉट नेम और E1 डॉट नेम दे दिया। बाकी जो हमारा दोनों वैल्यूज हैं वो इंटीजर और फ्लोटिंग वैल्यूज हैं, वो आप डायरेक्टली कॉपी करवा सकते हैं। या दूसरा तरीका हमारे पास में आता है कि आप क्या करें, आप सिंपली E3 इज इक्वल टू E2 कर दें। तो इससे क्या होगा, जितना भी डेटा है आपका E2 के अंदर वो E3 के अंदर कॉपी हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉपिंग ऑल एलिमेंट्स एट वन गो। जबकि जो हम पहले कॉपी कर रहे थे वो पीस मील कॉपिंग था, उसमें हम स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को कॉपी कर रहे थे। यहाँ पे हमने पूरे स्ट्रक्चर के एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कॉपी कर दिया है। ये दोनों ही ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन चाहे आप यूज करें चाहे आप ये ऑप्शन यूज करें, दोनों ही ऑप्शन वैलिड है, और ये दोनों ही आपको स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को कॉपी करने में हेल्प करते हैं। और सिंपली फिर हमने क्या किया है, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिख के इस डेटा को प्रिंट करवा लिया है जो अभी हमने यहाँ पे कॉपी किया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अभी तक हमने जो बात की थी वो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में नेस्ट कर दें, जैसे हम इफ एल्स को एक दूसरे में नेस्ट करते थे, अगर वैसे ही हम चाहते हैं कि हम एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर्स को नेस्ट कर दें, तो वो क्या पॉसिबल है और वो किस तरीके से हो सकता है, वो हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए पहले हमने एक प्रोग्राम ले लिया int मेन, इसके अंदर हमने एक एक स्ट्रक्चर ले लिया है एड्रेस नाम का, और उसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया एक फोन, एक सिटी और एक पिन। ठीक है, अब हमने एक और स्ट्रक्चर ले लिया है EMP नाम का, उसके अंदर हमने क्या करा, उसके अंदर हमने एक नेम ले लिया है, और हमने इसके अंदर स्ट्रक्चर जो हमारा पहले वाला था उसका एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर था एड्रेस नाम का, इसको उठा के इसका हमने एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, और उसको हमने नेम दे दिया A। तो अब क्या होगा कि जब भी हम इस EMP का कोई भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो इसके अंदर डिफाइंड वेरिएबल है हमारा A का, उसके लिए भी स्पेस क्रिएट कर देगा। अब देखिए इसकी डेफिनेशन से आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। हम इसकी डेफिनेशन किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे हमने EMP का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया E, फिर हमने उसके अंदर वैल्यू दी 0, जो हमने नेम की वैल्यू दे दी, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू दी है ये फोन नंबर की वैल्यू है, फिर नेक्स्ट वैल्यू सिटी की वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू पिन की वैल्यू है। ये तो था अगर मान लीजिए आप डिक्लेरेशन के ही टाइम पे डेफिनेशन करना चाहते हैं। बट अब अगर मान लीजिए आप चाहते हैं बाद में यूजर से एंटर करवाना या उस वैल्यू को प्रिंट करना, तो आप किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए क्योंकि नेम जो है वो हमारा डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, वो हमारा डायरेक्टली रिलेटेड है EMP से। तो हम इसको डायरेक्टली कैसे प्रिंट या कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, E.name से। E.name से हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं नेम को। बट जब हम बात करते हैं फोन, सिटी और पिन की, तो वो हमारा किससे कनेक्टेड है, A से कनेक्टेड है। तो हम उसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे, पहले हम एक्सेस करेंगे E को, E के बाद हम एक्सेस करेंगे A को। तो यहाँ पे हमने लिखा E.A और फिर उसके बाद हमने लिखा .phone। ये सिमिलरली हमें क्या होगा, जब अगर हमें सिटी को एक्सेस करना है तो हम E.A.city कर देंगे, और फिर जब हमें पिन को एक्सेस करना है तो E.A.pin को एक्सेस कर देंगे।
तो इन सारे ही केसेस के अंदर आप देख रहे हैं ये हमने ई जो है कैसे ई डॉट ए का यूज करते हुए हमने जो अपना बेस वाला जो हमारा स्ट्रक्चर था उस तक हम रीच कर गए हैं। अब मान लीजिए अगर इसकी जगह पे यहाँ पे हमने ई के बहुत सारे वेरिएबल बनाए होते, सपोज हमने E1 बनाया होता, E2 बनाया होता, तो हम क्या करते, तब भी हम उस केस में भी सिंपली हम ऐसे जाते E1 डॉट ए डॉट फोन। अगर मान लीजिए हमने ये E2 बनाया होता तो हम सिंपली जाते E2 डॉट ए डॉट पिन। आपको समझ में आ गया? जितने भी हमें वेरिएबल्स बनाने सबके लिए हम इसी तरीके से जा सकते हैं और दिस विल वर्क। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स की नेस्टिंग कर सकते हैं। ये आपका कब इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपने एक एड्रेस के लिए सारी चीजें बना ली, एक जगह आपने किसी का सारा अपना मान लीजिए हेल्थ रिकॉर्ड जैसे एज, वेट, हाइट ये सब रख लिया, और एक जगह आपने सिर्फ एम्प्लॉय का नेम रखा है और आप उन सबको लिंक करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और आप उसको एक्सेस करने के लिए सिंपली जैसे मैंने बताया ई डॉट जो भी आपने बेस एलिमेंट का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो, और जो भी आपको एलिमेंट एक्सेस करना है वो नाम डाल के आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अभी तक हमने जो भी बात की थी उसमें हमने स्ट्रक्चर्स की बेसिक चीजों के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं कि हमें किसी स्ट्रक्चर को अगर किसी फंक्शन के अंदर पास करना है तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए थे उसके अंदर हमने अपने स्ट्रक्चर को मेन के अंदर ही डिक्लेयर किया था, बट क्योंकि स्ट्रक्चर जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और अगर हम उसको बाहर भी यूज करना चाहते हैं, अपने किसी फंक्शंस के अंदर भी उसे यूज करना चाहते हैं, तो हमें जो उसका डेफिनेशन है वो मेन के बाहर करना होगा, जैसे हम किसी अपने नॉर्मल फंक्शन की डिक्लेरेशन करते हैं। तो देखिए पहले हम क्या ले लेंगे, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ले लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे सीधा। हमने यहाँ पे बुक नाम का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया जिसके अंदर नेम है, ऑथर है, पेजेस हैं। फिर हमने जैसे नॉर्मली हम अपने कोई फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं उस तरीके से हमने अपने फंक्शंस को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, display1, display2, display3। फिर हम अपना मेन पे आ गए और मेन के अंदर जाके हमने जो हमारा बुक है इसका एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और उसको हमने कुछ वैल्यूज असाइन करवा दी हैं। जैसे हमने बुक का नाम लेटर सी दे दिया है और ऑथर का नाम YPK दे दिया है, और हमने यहाँ पे पेजेस उसके अंदर 643 हैं ये बता दिया है। अब देखिए इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमने प्रोग्राम यहाँ पे 2-3 फंक्शन बनाए थे, display1, display2, display3, हम उन्हें कॉल करेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं जो हमने display1 बनाया इसमें हमने क्या किया, 2 एड्रेसेस सप्लाई किए हैं और एक हमने सीधा वैल्यू सप्लाई की है। जबकि हमने जो display2 बनाया उसमें हमने सीधा क्या करा है, हमने जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका एक आपका डायरेक्टली वेरिएबल को सप्लाई किया है। जबकि जो तीसरे वाला है हमने उसके अंदर जो आपका स्ट्रक्ट का वेरिएबल है उसका एड्रेस डिक्लेयर किया है। मतलब display2 में बेसिकली हमने एक वैल्यू डाली है और जबकि display3 की हम बात करें तो वहां पे हमने एक एड्रेस डाला है। तो देखिए एक बार इसका आउटपुट समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमने display1 में किस तरीके से प्रोग्राम बनाया है, फंक्शन बनाया है। जो display1 है उसके अंदर हमने 2 एड्रेस और एक वैल्यू लिया था। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, जो हमारा नेम है और जो हमारा यहाँ पे ऑथर है उन दोनों की तो हमने यहाँ पे एड्रेस दिया है क्योंकि वो दोनों हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। जब भी हम किसी स्ट्रिंग को पास करते हैं किसी फंक्शन में तो हम उसको एड्रेस में ही पास करते हैं, प्रेफर करते हैं एड्रेस में पास करना। तो सिंपली हमने क्या करा है, b1.name और b1.author को यहाँ पे पास कर दिया जो कि एड्रेस है, और वो एड्रेस हमने इस पॉइंटर में ले लिया है और सिंपली फिर हमने क्या किया, उन वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया है। अब सेकेंड केस में आप देखेंगे हमने यहाँ पे क्या करा है, सेकेंड केस में हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हमारा एक पॉइंटर टू दी वेरिएबल ऑपरेटर मिसिंग है, वो n और a दोनों के आगे ही आएगा और तब ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट चीज में हम आते हैं, यहाँ पे हमारा हमने क्या करा है, यहाँ पे जो हमारा बुक स्ट्रक्चर था उसका एक वेरिएबल हमने पास कर दिया है। तो सिमिलरली जो हमने फंक्शन बनाया उसके अंदर भी हमने बुक का एक वेरिएबल ले लिया है और फिर उसको एक्सेस करने के लिए सिंपल हमने printf करके b.name, b.author, b.pages करके उसको प्रिंट करवा दिया। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है क्योंकि यहाँ पे आपने बुक का एक वेरिएबल पास किया और इस फंक्शन में हमने बुक का एक और वेरिएबल बना रखा था जिसके अंदर वो सारी वैल्यूज कॉपी हो गई और हमने वैल्यूज को प्रिंट करवा लिया। अब तीसरा तरीका हमारा आता है जिसमें हमने एड्रेस को पास किया है।
इस बेस एड्रेस को पास किया और उस बेस एड्रेस को लेके हमारे पास में यहाँ पे आ गया है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है, यहाँ पे हमने पीबी और एक हमने नया ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है प्रिंटिंग करवाने के लिए। सिमिलरली ऑथर, जब हमने बाकी इंफॉर्मेशन भी प्रिंट करवाई है तो भी हमने इस ऑपरेटर का यूज किया है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जब हमें स्ट्रक्चर के किसी, हमें जब पॉइंटर टू स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। जब भी हम कोई पॉइंटर टू स्ट्रक्चर से हमें वैल्यू निकलवानी होगी तो हम इसका यूज करेंगे। देखिए ऊपर जब हम बात कर रहे थे b1.name या b1.author की, तो वहां पे हम एक नॉर्मल एड्रेस की बात कर रहे थे, किसी स्ट्रिंग के एड्रेस की बात कर रहे थे। बट यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक स्ट्रक्चर के बेस एड्रेस की बात कर रहे हैं। हमें जब स्ट्रक्चर के एड्रेस की बात करेंगे तो उस टाइम पे हम पॉइंटर टू दी स्ट्रक्चर के अंदर इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिससे हमें यहाँ पे वैल्यूज जो है प्रिंट हो जाती हैं। तो देखिए अभी हमने क्या देखा, जो अपना हमारा लास्ट प्रोग्राम था उसके अंदर जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन था 1, उसके अंदर हमने जो हमारा नेम है और जो हमारा ऑथर है ये तो हमने दिया एड्रेस, और जबकि हमने जो यहाँ पे थर्ड वैल्यू पेजेस थी वो हमने सीधी दी वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने हमारा कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू को मिक्स करके यूज किया है। तो हम इसे बोलते हैं मिक्स्ड कॉल, जब हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों को मिक्स करके वैल्यू देते हैं। दूसरे जब हमने सेकेंड टाइम डिस्प्ले को कॉल किया तो हमने क्या किया कि हमने एक स्ट्रक्चर टाइप का जो है जो हमारा स्ट्रक्चर का वेरिएबल था b1, हमने उसको पास कर दिया और उसके अंदर से जो वैल्यूज हैं वो सिमिलर वैल्यूज जो है हमारी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वो कॉपी हो गई फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में, जो कि था हमारा वेरिएबल था बुक का जो हमने फंक्शन में क्रिएट किया था। और थर्ड के अंदर आप देख रहे हैं हमने स्ट्रक्चर पॉइंटर पास किया है, और जैसे मैंने आपको बताया जब हम स्ट्रक्चर पॉइंटर की बात करते हैं तो हमें इस ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है जब भी हम ये यूज करें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा याद रखना होगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे इसके हमेशा पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर ही होना चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंटर टू स्ट्रक्चर रखा है, और फिर जो भी हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना था जैसे नेम ऑथर पेज, हमने उन्हें एक्सेस कर लिया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्लियर हो गया है यहाँ पे कि किस तरीके से हम मिक्स्ड कॉल कर सकते हैं, या एक पूरे के पूरे वैल्यू या फिर स्ट्रक्चर के वेरिएबल को पास कर सकते हैं, या किस तरीके से उसका एड्रेस पास करके और पॉइंटर टू स्ट्रक्चर का यूज करते हुए भी हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट जो है वो कवर हो गया है। स्ट्रक्चर के बाद अब हमारे पास में सी में एक अगला टॉपिक आता है जो कि सी प्री प्रोसेसर्स का होता है। बेसिकली ये कुछ ऐसे ऑलरेडी डिफाइंड प्री प्रोसेसर या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें प्रोग्रामिंग को हेल्प करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम अपने सारे ही प्रोग्राम्स के अंदर हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे जो हम हैश इंक्लूड करते हैं ये एक प्री प्रोसेसर है। इस प्री प्रोसेसर और इस जैसे काफी सारे प्री प्रोसेसर्स का के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव अस अ लाइक एंड don't forget to subscribe our channel. Also share this video with your friends. Till our next video, bye bye. We'll see you in our next video.